आपके बीच सेकंड टॉपिक होम साइंस का लेकर आए हैं। तो आइए ना देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और सेकंड टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हमारा सेकंड टॉपिक है पारिवारिक बजट बनाने के सिद्धांत। यह हमारा सेकंड टॉपिक है कि पारिवारिक बजट बनाते समय हमें कौन कौन से सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जिसमें हमारा पहला पॉइंट है आय का अनुमान। आय के अनुमान से तात्पर्य यह है कि हमारे घर में जो आय के रिसोर्स हैं, जो आय के स्रोत हैं, कहाँ से कितनी इनकम है, इसके बारे में एक कुशल गृहिणी को बेहतर जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह एक पारिवारिक बजट को सर्वोत्तम और सरल तरीके से बना सके। सेकंड है सदस्य की रुचियों का ध्यान। सदस्य की रुचियों का ध्यान, हमारे घर में कई सारे सदस्य होते हैं, जैसे कुछ प्रौढ़ होते हैं, कुछ वृद्ध होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, तो सबकी जो रुचियां होती हैं अलग अलग होती हैं। तो एक कुशल गृहिणी को चाहिए कि उनकी रुचियों को ध्यान में रखकर वह एक अच्छे बजट का निर्माण कर सके। थर्ड पॉइंट है हमारा आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति का सिद्धांत। आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति का सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि एक कुशल गृहिणी को ऐसा बजट बनाना चाहिए कि वह कुछ भविष्य के लिए बचत भी कर सके। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ आकस्मिक आवश्यकताएं आ जाती हैं, जैसे कभी स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराई जाती है, या कभी हम घर में कोई तीज त्योहार करते हैं, कोई पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो वह सब हमारी आकस्मिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है। या हमारे घर में अचानक कोई बीमार हो जाता है या कोई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो एक कुशल गृहिणी को चाहिए कि वह आकस्मिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बजट का निर्माण करे, जिससे वह अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए कुछ बचत भी कर सके। फोर्थ है हमारा शिक्षा मनोरंजन वस्त्र आदि। शिक्षा मनोरंजन वस्त्र आदि का तात्पर्य है कि गृहिणी को बजट बनाते समय शिक्षा वस्त्र मनोरंजन आदि का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा के लिए बिजली जैसे फीस हो गया, ट्यूशन का फीस हो गया, अगर हम बच्चों को ट्यूटर लगवाए हैं, तो मनोरंजन के लिए जैसे टीवी पे हम पे करते हैं, खेल कूद बच्चे करते हैं घर में, या गेम खेलते हैं, तो इसके बारे में वस्त्र पहनने के लिए वस्त्रों को ध्यान में रखकर एक बजट तैयार करना चाहिए। अगला हमारा है बजट में लचीलेपन की व्यवस्था तथा वार्षिक बजट। बजट में लचीलेपन की व्यवस्था, लचीलेपन का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। कहने का मतलब है हमारा बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें हम समय अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकें। बजट जो बनाया जाता है वह कठोर नहीं होना चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए। और बजट हमारे कुछ मासिक होने चाहिए, कुछ वार्षिक होने चाहिए। जैसे कुछ सामान हमें महीनों भर के लिए खरीद कर रख लेना चाहिए, कुछ सामान ऐसे होते हैं जो वार्षिक रूपरेखा उसकी तैयार करनी चाहिए, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया। ये सारे जो बजट बनाए जाते हैं वह वार्षिक बनाए जाते हैं। और कुछ जैसे दूध हो गया, बिजली हो गया, किराया हो गया, स्कूल फीस हो गई, यह सब हमारा मासिक बजट के अंतर्गत आता है। तो बजट बनाने के सिद्धांत आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके अंतर्गत हमारा थर्ड टॉपिक है पारिवारिक बजट के मुख्य मद। पारिवारिक बजट बनाने के मुख्य मद निम्नलिखित हैं, लेकिन हमने यहाँ 5 को इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें हमारी पहली एवं प्रथम आवश्यकता है भोजन, क्योंकि हम बिना भोजन के जीवित रह नहीं सकते हैं, और भोजन जो होती है यह हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में प्रथम आवश्यकता है। तो भोजन पर हम कितना व्यय करते हैं, इसको पारिवारिक बजट बनाने में सर्वोत्तम श्रेणी माना जाता है एवं सर्वोत्तम रखा गया है। सबसे पहली हमारी आवश्यकताएं भोजन की होती है। अगर हम खाएंगे तभी हमारा शरीर स्वस्थ होगा, और स्वस्थ होगा तभी हम नियमित रूप से कार्यों को कर सकेंगे। सेकंड आता है वस्त्र। वस्त्र के अंतर्गत हमारा आता है कि हम वस्त्रों की कैसे देखभाल करते हैं, वस्त्रों का रख रखाव, धुलाई, वस्त्र से संबंधित उपकरण जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो यह हमारा सेकंड मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। वस्त्र जैसे मौसम के अनुसार हमें अलग अलग वस्त्रों की आवश्यकता होती है, तो बजट में हम उनको भी सम्मिलित करते हैं। उसके बाद वस्त्रों की धुलाई, वस्त्रों का रख रखाव आदि को इसके अंतर्गत रखा जाता है। थर्ड हमारा आता है मकान। मकान हमारी तीसरी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। यह हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम कच्चे या पक्के मकानों में रहते हैं, कभी कभी अस्थायी या अस्थायी मकानों में रहते हैं। कच्चे या पक्के मकान निजी मकान होते हैं, अस्थायी या अस्थायी मकान जिसमें हम रेंट पे रहते हैं। तो बजट में मकान भी हमारा एक सर्वोत्तम बजट माना जाता है। अगला है स्वास्थ्य शिक्षा तथा मनोरंजन। शिक्षा स्वास्थ्य तथा मनोरंजन का तात्पर्य है कि शिक्षा पे हम
करते हैं, कुछ अपने स्वास्थ्य पर व्यय करते हैं, कुछ मनोरंजन पर व्यय करते हैं। तो शिक्षा का मतलब है जैसे हम फीस जमा करते हैं या स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराई जाती है तो उस बच्चों को उसके लिए हमें बजट बनाना पड़ता है। स्वास्थ्य का तात्पर्य है कि हमें अपने स्वास्थ्य की देखरेख करनी चाहिए या स्वास्थ्य की नियमित देखभाल करने से ही हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और हमारे घर में कितने सदस्य हैं, उनकी आवश्यकताओं के, उनके स्वास्थ्य के बारे में एक कुशल गृहिणी को ध्यान में रखना चाहिए, उसी के अनुसार बजट का निर्माण करना चाहिए। मनोरंजन से तात्पर्य है कि कभी कभी हम मनोरंजन के लिए बच्चों को बाहर ले जाते हैं घुमाने के लिए, या घर में ही हम घर में ही मनोरंजन के लिए टीवी देखते हैं, बच्चे गेम खेलते हैं। तो मनोरंजन पे भी हम कुछ बजट बनाते हैं। अगला हमारा है बचत तथा अन्य व्यय। बचत तथा अन्य व्यय का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि गृहिणी को अपनी आय के अनुसार जो व्यय करती है उसमें से कुछ बचत भी करनी चाहिए। अन्य व्यय का मतलब है कि हमारे घर में ऐसे बहुत सारे त्योहार आते रहते हैं जिस पर हम अन्य व्यय करते हैं, जैसे शादी उत्सव होता है, बर्थडे पार्टी होती है, या हमारे घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो वह हमारा अन्य व्यय के अंतर्गत आता है, तो इसको भी बजट में सम्मिलित करना चाहिए। उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक आता है बजट बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। बजट बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें निम्नलिखित होती हैं। एक कुशल गृहिणी को बजट बनाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें फर्स्ट है आपका सदस्यों की रुचियों का ध्यान। सदस्यों की रुचियों का ध्यान का मतलब है कि हमारे घर में बच्चे हैं तो बच्चे की रुचि अलग होती है, हमारे घर में प्रौढ़ है उनकी रुचियां अलग होती हैं, हमारे घर में वृद्ध हैं उनकी रुचियां अलग होती हैं। तो एक कुशल गृहिणी को चाहिए कि वह सभी की रुचियों को ध्यान में रखकर एक अच्छा बजट तैयार करे। सेकंड है हमारा सामाजिक आर्थिक परिस्थिति का ध्यान। सामाजिक आर्थिक परिस्थिति का ध्यान का तात्पर्य है कि हम जिस एरिया में रहते हैं हर समाज की अपनी अलग आर्थिक स्थिति होती है, अलग उनका सामाजिक व्यवहार होता है, सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग धर्म में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो हम जिस एरिया में रहते हैं या जिस समाज में रहते हैं उस समाज को ध्यान में रखकर ही हम बजट का निर्माण करते हैं। थर्ड है बचत का प्रावधान। बचत के प्रावधान से तात्पर्य है कि हमारे आय के जो रिसोर्स हैं, हमारे आय की जितनी भी इनकम है उसमें से जो हम व्यय करते हैं उसमें से कुछ परसेंट हमें बचत का भी प्रावधान करना चाहिए, जिससे हम अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और हमें किसी से कर्ज ना लेना पड़े, ना तो हम ऋणग्रस्त हो सकें। अगला हमारा है संतुलन का ध्यान। संतुलन का ध्यान का मतलब है कि एक कुशल गृहिणी को ऐसा बजट तैयार करना चाहिए जिसमें आय और व्यय संतुलित हो। ये नहीं कि आय हमारी अधिक है तो व्यय भी आय से कहीं अधिक हो। तो संतुलन के बजट का तात्पर्य यही है कि एक कुशल गृहिणी को चाहिए कि जितनी हमारे घर के इनकम है उसी के अनुसार ही हमें एक बजट की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए व्यय के लिए, क्योंकि अगर आय से अधिक हम व्यय करेंगे तो हम आकस्मिक खर्च के लिए कुछ रख नहीं पाएंगे, बचत नहीं कर पाएंगे, तो हमें आकस्मिक आवश्यकताओं में किसी से ऋण लेना पड़ेगा और हम कर्ज में डूब जाएंगे। अगला है बजट बनाते समय आवश्यकताओं सदस्यों का ध्यान। बजट बनाते समय आवश्यकताएं, हमने बताया ना कि हम लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, असीमित है, जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। तो बजट बनाते समय हमें अपने घर के सदस्य की आवश्यकताओं और सदस्यों को ध्यान में रखकर ही बजट बनाना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गृह व्यय में मितव्ययिता के लिए सुझाव। गृह व्यय में मितव्ययिता के सुझाव निम्नलिखित है। मितव्ययिता का मतलब ये नहीं होता है कि कंजूसी होता है, कहीं कहीं पर लोग इसका अर्थ यही लगा लेते हैं मितव्ययिता का मतलब कंजूसी। तो कंजूसी से इसका तात्पर्य नहीं है। कहने का मतलब है मितव्ययिता का तात्पर्य यह होता है कि हम पैसों को ऐसे खर्च कर सकें जिससे हमारा अपव्यय ना हो और हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। जिसमें हमारा फर्स्ट है आवश्यकतानुसार खरीदारी। आवश्यकतानुसार खरीदारी का तात्पर्य है कि हमें वही चीजें खरीदनी चाहिए जिसकी हमें आवश्यकता है। जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है उन चीजों की हमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह अपव्यय होता है, ना तो वो हमारे यूज में आती है और अपव्यय होता है। तो आवश्यकतानुसार खरीदारी का तात्पर्य यही है कि हमें उन्हीं वस्तुओं को खरीदना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी हो और जो हमारे लिए बहुत जरूरी हो, आवश्यक हो। तो आवश्यकता अनुसार खरीदारी करनी चाहिए। सेकंड हमारा है नगद भुगतान। नगद भुगतान का तात्पर्य
तात्पर्य यह है कि अगर एक कुशल गृहिणी किसी भी चीज का नगद भुगतान कर देती है तो उसे व्यय अधिक नहीं करना पड़ता है या ब्याज के रूप में जो पैसे देने पड़ते हैं नहीं देना पड़ता है। तो नगद भुगतान करने से हमें जो ब्याज देना पड़ता है ब्याज नहीं देना पड़ता है और नगद भुगतान करने से हमें कुछ % की छूट भी मिल जाती है। थर्ड हमारा है सही स्थान से खरीदारी। सही स्थान से खरीदारी का तात्पर्य है कि एक कुशल गृहिणी को या घर में कोई भी व्यक्ति जो सामान को लाता है या खरीदता है उसको सही स्थान से खरीदारी करनी चाहिए। क्योंकि सही स्थान से खरीदारी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारी मिलावटें की सामान आने लगे हैं, बहुत सारी उसमें मिलावटें की जाती हैं। तो एक कुशल गृहिणी को अच्छी किस्म की वस्तुओं को पहचानने के गुण होने चाहिए और हमें किसी विश्वसनीय दुकान से ही सामान को खरीदना चाहिए। अगला है गुणों की पहचान। गुणों की पहचान का तात्पर्य वही है कि हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो हमें उसके गुण के बारे में पता होना चाहिए कि यह जो सामान हम ले रहे हैं वह अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं। तो गुणों को पहचान एक कुशल गृहिणी जब किसी भी कार्यों को करने जाती है, किसी भी चीजों को खरीदने जाती है तो वह उसके गुणों को भली भांति समझ सके, पहचान सके, जिससे वह घर में अच्छी ही वस्तुओं को ला सके। अगला हमारा है कुछ वस्तुओं को थोक में खरीदना। कुछ वस्तुओं को थोक में खरीदने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप इतना सामान ला लो और आपके घर में वह यूज ना हो और अपव्यय हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर में प्याज लाते हैं, आपके घर में प्याज का खर्च 1 किलो का है और आप 10 किलो लेकर आते हैं और आप उसका यूज भी नहीं करते हैं और वह सड़ जाती है तो वह अपव्यय हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। कुछ वस्तुओं को थोक में खरीदने का तात्पर्य यही है कि जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, जिन चीजों को हम अच्छी तरीके से संरक्षित कर सकते हैं उन चीजों को हमें थोक में खरीदना चाहिए। थोक में खरीदने से हमें कुछ % की छूट मिल जाती है और जो है हम सरलता से बजट का निर्माण कर सकते हैं। अगला है संरक्षण की विधि का ज्ञान। एक गृहिणी को वस्तुओं को संरक्षित करने के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जैसे कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हमें संरक्षित करने की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे हमारे घर में पनीर अगर होता है या कुछ हरी साग सब्जियां होती हैं या मांस होता है तो इन सबको बहुत अधिक संरक्षित किया जाना चाहिए। या हमारे घर में जैसे किचन के ही बहुत सारे सामान होते हैं जिनको समय समय पर धूप में सुखाना पड़ता है, जैसे अचार, मुरब्बा, इन सबको समय समय पे धूप में सुखाना पड़ता है जिससे इसमें सीलन ना आए, दुर्गंध ना आए। तो एक कुशल गृहिणी को संरक्षण की विधि का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगला है बालकों को ट्यूटर रखने के बदले में स्वयं पढ़ाना। यह हमारा बहुत बड़ा अपव्यय का आज कारण बना हुआ है हमारे समाज में। हर घर में बच्चों को, बालकों के लिए ट्यूटर लगाए जाते हैं। तो एक गृहिणी को चाहिए कि वह पढ़ी लिखी है तो खुद से अपने बच्चों को देखे, खुद से अपने बच्चों को पढ़ाए। इससे क्या होता है कि हम अपव्यय से बच सकते हैं। और स्वयं पढ़ाने से क्या होता है, हम यह भी अपने बच्चों पर नोटिस कर सकते हैं कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है। अगला टॉपिक है गृह कार्यों के लिए कम से कम नौकर रखना। गृह कार्यों के लिए कम से कम नौकर रखने का तात्पर्य है कि कुछ जो उच्च वर्गीय परिवार के लोग होते हैं वह अपने घर में नौकर रखते हैं या मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग होते हैं वो भी अपने घर में सर्वेंट पर रखते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि वह भी एक हमारा अपव्यय है क्योंकि हम घर में खाली समय में खाली बैठे होते हैं तो हमें अपने कार्यों को स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए और स्वयं करना चाहिए। तो स्वयं करने से हम जो है बचत कर सकते हैं और बचत जो करेंगे वो हम अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं या उससे हम भोग विलास की कुछ वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज हमारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आज आपको हमारा टॉपिक पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।